मेरा घर क्या लेने के लिए अब घर में आ रही है। निकल यहाँ से अभी के अभी। यह कोई वक्त है तुम्हारे घर आने का? नौकरी करती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब अपनी मर्जी हुई तब मुंह उठा करके चले आए। जो समय है उसी समय पर आना पड़ेगा, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। सास मनोरमा जी बहू बिंदु पर चिल्लाते हुए बोली। उनकी इस चिल्लाहट को सुनकर वंदना के पैर मानो गेट पर ही रुक गए। कहाँ तो दरवाजा खोलकर अभी अंदर ही प्रवेश किया था, घर में तो आ ही नहीं पाई थी, और कहाँ इतनी जोर की चिल्लाहट सुनकर अपने आप पैर वहीं ठहर गए। पर मनोरमा जी तो कहाँ चुप होती, उसे दरवाजे पर खड़ी देखकर भी चिल्लाते हुए बोली, पहले फैसला कर लो, इस घर में रहना है कि नहीं रहना है तुझे। ससुराल है ये तेरा, मायका नहीं जो अपनी मनमर्जी कर रही है। ये भला कोई अच्छे घर की बहू के लक्षण होते हैं? हम भी समाज में रहते हैं, हमें भी लोगों को जवाब देना पड़ता है। यह सुनकर तो वंदना की आंखें ही छलछला गईं, लेकिन अपनी सास के पीछे अपनी ननद विद्या को खड़ी देखकर उसने अपने आंसुओं को वहीं रोक लिए। कैसे कुटिल मुस्कान तैर रही थी उनके ओठों पर, जैसे कोई गढ़ जीत लिया हो। आखिर इतने में वंदना के पति सुमेश बोल पड़े, बस करो मम्मी, क्यों चिल्लाए जा रही हो, शांति रखो, आने जाने वाले लोग देख रहे हैं। बस फिर क्या था, आखिर बेटे ने बहू के पक्ष में बोल कैसे दिया। अब तो चिल्लाने की आवाज और तेज हो गई। अभी तक तो आए गए लोग सुन रहे थे, अब तो पड़ोसी भी बाहर निकल कर आ गए। हाँ बेटा, अपनी ही पत्नी के पक्ष ले ले। माँ तो अब दिखती ही नहीं है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, इस दिन के लिए कि वो अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ को बेइज्जत करे। मेरा चिल्लाना दिख रहा है, लेकिन अपनी मैडम का लेट आना नहीं दिख रहा। अरे मम्मी, वो सिर्फ आधा घंटा ही तो लेट है, नौकरी करती है, कई बार ऐसा हो जाता है। आप बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? और ऐसा क्या बेइज्जत कर दिया मैंने आपको? शांति पूर्वक ही तो कह रहा हूँ कि शांत हो जाओ, सुमेश समझाते हुए बोला। हाँ, चढ़ा ले अपनी पत्नी को सिर पर, तू ही उसके नखरे उठा, मुझे कोई शौक नहीं उसके नखरे उठाने का। मेरे घर में रहना है तो टाइम से आना पड़ेगा, और इतना ही डर लगता है मेरे चिल्लाने से तो मेरे मन की कर दिया करो। मनोरमा जी चिल्लाते हुए बोली। उन्हें चुप न होता देखकर सुमेश उठकर अंदर चला गया। वंदना भी चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही आंखों से आंसू बाहर निकल ही आए। सिर्फ वो आधा घंटा लेट हुई थी, वो भी इसलिए कि स्कूल में अर्जेंट मीटिंग के लिए रोक लिया गया था, और उसके लिए भी उसने सुमेश को फोन लगा दिया था कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा। पर फिर भी इतना कुछ हंगामा हो गया। मनोरमा जी के पति का काफी समय पहले देहांत हो गया था, लेकिन इस दुनिया से कुछ करने से पहले उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। उनके 2 बेटे थे, सुमेश और विद्या, जिनकी शादी वो अपने जीते जी करवा चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने 3 कमरे का एक मकान तक बनवा दिया था, जो अब मनोरमा जी के नाम पर था। जिनका मनोरमा जी को बड़ा गुरूर था, उनका तो तकिया कलाम ही यही था कि मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। विद्या सुमेश से बड़ी थी, लेकिन बड़प्पन जैसी कोई बात ही नहीं थी। जब भी वो मायके आती थी तो हर बात में उसे मनोरमा जी को भड़काने में बड़ा मजा आता था, और फिर जब सुमेश और वंदना को डांट पड़ती तो पीछे खड़ी होकर तमाशा देखती थी। पहले सुमेश नौकरी करता था, पर अपने पिता की मृत्यु के बाद सुमेश मनोरमा जी की जिद पर नौकरी छोड़कर उन्हीं की दुकान पर बैठने लगा था। पर काम का ज्ञान न होने पर उसका काम अधिकतर बंद ही रहता था। पर घर के खर्चे तो हमेशा रहते ही थे। वो न तो मंदी देखता था, न ही कुछ और। इस कारण वंदना ने एक स्कूल में 15,000 रुपए में नौकरी कर ली। दोनों पति पत्नी मिलकर घर चला रहे थे और जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी मनोरमा जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपना घर दिखता था और कुछ नहीं। इसीलिए जब चाहे जैसा चाहे उन दोनों
जाती थी। हर रोज दुकान में भी जाकर बैठ जाती थी और फिर वहाँ भी शुरू हो जाती थी। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर के दरवाजे पर खड़े होकर वो चिल्ला रही हैं या दुकान में बैठकर चिल्ला रही हैं और आने जाने वाले लोग उन्हें देख रहे हैं या छोटे बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है। अभी वंदना अपने आंसू पोंछ ही रही थी कि उसका छोटा बेटा 7 वर्षीय परम उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मम्मी, दादी ने आपको बहुत डांटा ना, क्योंकि ये उनका घर है इसीलिए वो ऐसा करती है ना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं लेट हो गई थी ना, तो बस इसीलिए। वंदना उसे समझाते हुए बोली, मम्मी, दादी तो हमेशा डांटती रहती है कि ये मेरा घर है, तुम लोगों को यहाँ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो, हम भी अपना घर जरूर बनवाएंगे और उसमें खुशी खुशी रहेंगे। उसकी बात सुनकर वंदना ने सुमेश की तरफ देखा। सुमेश को भी समझ में आ रहा था कि आखिर उनके बच्चों पर कितना असर हो रहा है। वंदना ने जैसे तैसे बहला फुसला के परम को बाहर भेज दिया, पर जाते जाते वो सुमेश को सोच में छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सुमेश शाम को 5 बजे ही घर पर लौट आया। उसे इतनी जल्दी आया हुआ देखकर मनोरमा जी और विद्या दोनों हैरान रह गईं। तब मनोरमा जी ने पूछा, आज इतनी जल्दी ही दुकान बंद करके कैसे आ गया? उसकी बात सुनकर सुमेश ने कहा, मम्मी, आज मैंने दुकान खोली ही नहीं। क्यों नहीं दुकान खोली? फिर कहता है कि दुकान ठीक से चल नहीं रही है। अरे, जब खुद पूरा समय नहीं दोगे तो दुकान कैसे चलेगी? कहा तो तुम्हारे पापा के टाइम पर तो कभी भी दुकान ठीक से ना चलने की शिकायत नहीं हुई। उनकी बात सुनकर सुमेश ने कहा, क्योंकि आज से मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा। मैंने अपने दोस्तों के जरिए एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली है। कल से मुझे वहां जाना है। हाँ, तनख्वाह कम है, लेकिन दुकान में जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा ही है और आने वाले वक्त में वो बढ़ ही जाएगी। और फिर दुकान, उसका क्या? मनोरमा जी हैरान होकर बोली, दुकान के लिए मैं कोई लड़का अरेंज कर दूंगा जो दुकान पर बैठ जाएगा। सुबह शाम जाकर मैं देख लूंगा और अगर आपको वक्त मिले तो बीच बीच में आप देख लेना। वैसे भी दुकान ज्यादा दूर कहाँ है, पिछली गली में ही तो है और आप तो रोज आती हो। उसकी बात सुनकर मनोरमा जी कुछ कह पाती इससे पहले विद्या बोली, वाह, अब इस उम्र में मम्मी को दुकान पर बिठाएगा। अरे, बीबी की कमाई कम पड़ रही थी जो मम्मी को भी दुकान पर बैठा रहा है। शर्म आने की बात है। लोग तो अपने माता पिता को आराम देते हैं और तुम उन्हें ही काम पर लगा रहे हो। दीदी, तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। और मुझे समझाइश देने से पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे भी ससुर जी अभी तक कमाते हैं। वह तो मम्मी से 12-13 साल बड़े हैं। तुम लोगों ने कौन सा उन्हें आराम दे दिया? और रही बात मम्मी की, तो मम्मी वैसे भी बीच बीच में आकर दुकान में बैठती रहती हैं, तो परमानेंट बैठने में क्या हर्ज है? दुकान से इतनी तो कमाई हो ही जाएगी मम्मी कि उसकी तनख्वाह निकल जाएगी। वैसे महीने के उसे 7 से 8 हजार ही तो देने हैं। सुमेश ने कहा, वाह बेटा, पैसे तो पेड़ पर उग रहे हैं ना, जो उसे 7 से 8 हजार रुपए दे देगा। खुद को खाने के मद्दे पड़े हुए है और लोगों को तनख्वाह दे रहा है। और किससे पूछकर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मत भूल, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से आपको आपका घर मुबारक हो मम्मी। जिस तरह से नौकरी देख ली है उसी तरह किराए का कमरा भी देख लूंगा। आप अपने घर में खुश रहो और अब हमें भी खुश रहने दो। अचानक सुमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुमेश के ऐसा कहते ही घर में सन्नाटा सा छा गया। किसी को भी उससे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुमेश ने बोलना बस्तूर जारी रखा। कब तक बर्दाश्त करूं? जब देखो आप बस चिल्लाने से मतलब रखती हो, यहाँ तक नहीं देखती हो कि सामने वाले के मन पर क्या बीत रही होगी। अब तो मेरे बच्चे भी कहने लगे हैं कि ये दादी का घर है, हमारा नहीं। तू मेरा बेटा है और अब तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। अचानक मनोरमा जी अपनी आंखों में आंसू लेते हुए बोली। ये देखकर सुमेश बोला, बेटा भी इंसान ही होता है मम्मी, शांति से जीने का हक
उसको भी होता है। आपने जब जब जो कहा हमने वो किया। अच्छी भली नौकरी छोड़कर मैं पापा की दुकान पर बैठा, सिर्फ आपकी जिद के कारण। कभी पलटकर आपको जवाब नहीं दिया, ना मैंने और ना ही मेरी पत्नी ने। लेकिन फिर भी आप हमेशा एक ही बात कहती रहोगी, तो फिर मैं क्या करूँगा? आखिर सुमेश ने कहा तो मनोरमा जी चुप हो गई। ना ही अब विद्या ज्यादा कुछ बोल पाई और ना ही वो। लेकिन उस दिन के बाद मनोरमा जी कभी भी इस तरह से चिल्लाई नहीं। अगर उन्हें कोई बात समझानी होती थी या डांटनी भी होती थी तो अंदर कमरे में ही डांटती थी। यूं बाहर आकर सबके सामने तमाशा नहीं करती थी और ना ही अब ये कहती थी कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। क्योंकि वो जानती थी कि एक बार अगर जुबान खुल चुकी है तो कदम भी बाहर निकलने में देर नहीं लगेगी।